हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ और उदाहरण। इससे पहले लेक्चर में हमने लिया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, जिसमें हमने लिया था रेगिस्तान की मरीचिका, इट मीन्स मिराज, और शीत प्रदेश या ठंडे प्रदेशों की मरीचिका लूमिंग, जिसको आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, जिसमें पहला हम लेकर के चलेंगे हीरे का चमकना, इट मीन्स स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास सामान्य रूप से पदार्थ हैं शाइनिंग करने वाले, उनमें हीरा सबसे ज़्यादा शाइन करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है हमेशा। और इसीलिए मुझे एक पुराना गाना भी गुनगुनाने के लिए मन कर रहा है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हीरा क्यों इतना ज़्यादा शाइन करता है, हीरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो हम यहाँ समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कि हीरा चमकता क्यों है, इतना ज़्यादा शाइन क्यों करता है। जितने भी हमारे पास पारदर्शी पदार्थ हैं उनमें हीरे, जितने भी अभी तक ज्ञात पारदर्शी पदार्थ हैं उनमें हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, एंड दैट इज़ 2.42। आप जानते हैं कि सामान्य ग्लास जो होता है उसका लगभग 1.5 के आसपास, 1.5 के आसपास अपवर्तनांक होता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है उससे 2.42। और इसका जो क्रांतिक कोण है n = 1/sin c, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, चूँकि n का मान बहुत ज़्यादा है तो क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है, वो है 24.4 डिग्री। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी सर्वाधिक है अभी तक ज्ञात पदार्थों में, और क्रांतिक कोण इसका होता है बहुत कम। अगर सामान्य रूप से हम ओरिजिनल डायमंड को देखें, जिस रूप में वो प्रकृति में पाया जाता तो उतना ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, और हो सकता है आप उसको एक ऑर्डिनरी या थोड़ा चमकने वाला ग्लास मान लें, कांच मान लें, लेकिन उसमें ये चमक का गुण उत्पन्न होता है जब उसकी कटिंग्स की जाती है। और बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में डायमंड्स की कटिंग होती है। तो कटिंग्स में क्या किया जाता है, जो हमें रॉ मटेरियल में मिला है डायमंड, उसमें बहुत कटिंग, शार्प कटिंग की जाती है, और उसमें बहुत सारे एजेस यानी ये सतह बनाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, बहुत सारी एज बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से उनकी एजेस बनाई जाती हैं, ऐसे एंगल रखे जाते हैं कि कहीं से भी प्रकाश प्रवेश करे, किसी भी सिरे से प्रकाश प्रवेश करे, वो जब यहाँ सिरे पर टकराता है तो ये जो कोण होगा इट इज़ ग्रेटर देन c, यानी यह हमेशा क्रांतिक कोण से अधिकांशतः बड़े कोणों पर टकराता है, और जिस कारण क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब दूसरी सतह पर टकराता है तो वहाँ पर भी यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है डायमंड के अंदर, जिस कारण प्रकाश उसके अंदर काफ़ी देर तक रुकता है। और जब किसी सतह पर ये ऐसी स्थिति में टकराता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, तब ये क्या होगा, वहाँ अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सघन से विरल में आ रहा है तो अविलंब से और ज़्यादा दूर हटते हुए इस तरह से बाहर आएगा, और जब ये बाहर आ करके किसी ह्यूमन आई में जाएगा तो चूंकि लाइट यहाँ काफ़ी समय तक रुकती है डायमंड के अंदर, तो इसलिए डायमंड हमें स्पार्कल करता हुआ, चमकता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था रहस्य, हीरा इतना ज़्यादा चमकता क्यों है। तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण है उसकी कटिंग, और यही इसकी स्पेशलिटी है कि जब उसकी कटिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारी सतहों का निर्माण, एजेस का निर्माण किया जाता है। जब भी प्रकाश किसी सतह से हीरे में प्रवेश करता तो ये कैसा है, अपना अपने सघन, और बाहर कैसा है, विरल। और जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है और क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराती है, तब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब यह सघन से विरल की ओर जा रही है और इस प्रकार से यहाँ पर टकराती है अंतः सतह पर कि वहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, जिस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और हर सतह पर यही घटना बारंबार होती है कि उसका अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश उसमें कुछ समय रुकता है, और इसी कारण से डायमंड स्पार्कल करता हुआ, चमकता हुआ, शाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि डायमंड इतना ज़्यादा क्यों चमकता है।
ठीक है। इसके बाद एक और इसी का उपयोग हम देखेंगे, वो हम लेकर के चलेंगे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता रहता है किस प्रकार से। सबसे पहले तो हम ये देखें पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता क्या है और फिर किस तरह से ये पूछा जाता है वो हम देखेंगे। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ऐसा प्रिज्म है, समकोण प्रिज्म है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो ये अपने आप में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। तो यह समद्विबाहु समकोण प्रिज्म होता है। तो सिंपली जब इसकी दो भुजाएं समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल कितना होगा समकोण के कारण 90, तो इसका मतलब दीज टू एंगल्स आर 45 और ये दोनों एंगल कैसे हो गए, 45 डिग्री। अगर कांच का अपवर्तनांक, सामान्य कांच का जो अपवर्तनांक लगभग 1.5 के आसपास होता है, तो उसके लिए जो क्रांतिक कोण है वो C का मान लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है, 42 डिग्री के आसपास होता है। तो इस प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। इसके द्वारा हम प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं और 180 डिग्री से कर सकते हैं। तो कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम ले रहे हैं प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से विक्षेपित करना। अगर हमें 90 डिग्री पर प्रकाश किरणों को विक्षेपित करना है, तब हम इसी प्रकार से प्रिज्म को रखते हैं और किसी एक जो इक्वल इसकी आर्म्स हैं, जो समान इसकी भुजाएं हैं, उनमें से किसी एक भुजा पर हम लंबवत प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर। तो यहाँ तो बिना, पहली सतह पर बिना किसी विचलन के प्रकाश किरणें सीधे गुजरती हैं और यहाँ टकराती हैं इसके कर्ण पर, हाइपोटेनियस पर। यहाँ देखें ये 90 है, 45, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री पर। तो यहाँ ये टकराती हैं, जो इसका कर्ण है हाइपोटेनियस है उस पर जाकर टकराती हैं 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री का मान क्या है, 42 से बड़ा। यानी यहाँ प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाते हुए क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती हैं और जिस कारण इनका हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो अपने मार्ग से कितने हो गए, 90 डिग्री पर ये विचलित हो जाती हैं। तो जब हमें प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से विचलित करना है, तो उसकी किसी एक समान भुजा, जो दो समान भुजाएं हैं समान लंबाई की, उनमें से किसी एक भुजा पर प्रकाश किरणों को लंबवत आपतित करते हैं, तब ये 90 डिग्री पर विक्षेपित हो जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, प्रकाश किरणों का 180 डिग्री से, प्रकाश किरणों को 180 डिग्री से विक्षेपित करना। अगर हमें ऐसा करना है तो ये इसकी समान भुजाएं हैं और ये है इसका कर्ण। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। यहां पर हम
प्रकाश किरणों को लंबवत आपतित करते हैं। जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, उस पर प्रकाश किरणों को लंबवत आपतित करते हैं। तो यहाँ पर लंबवत आपतित होने के कारण तो इस सतह पर तो बिना किसी विचलन के यहाँ टकराती हैं। यहाँ अगर हम अभिलंब डालें तो ये एंगल बैठेगा 45। फिर वही कंडीशन 45 डिग्री पर, यानी क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराने के कारण प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ अगर अभिलंब डालें तो यहाँ पर फिर वो 45 डिग्री पर टकराती हैं। सघन से विरल की ओर आते हुए फिर क्रांति कोण है 42 डिग्री, उससे बड़े कोण पर आपतित हो रही हैं। तो इस प्रकार से फिर अपने मार्ग पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और इस प्रकार से किरणें ठीक 180 डिग्री से विक्षेपित हो जाती हैं। तो प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से विक्षेपित इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रकाश किरणों को आपसे पूछ सकता है 180 डिग्री से विक्षेपित करना है तो इस प्रकार से विक्षेपित किया जा सकता है। एक और इसमें पूछा जा सकता है नेक्स्ट, इसी में कंडीशन हो सकती है हम सीधे से किसी दिए गए वस्तु के प्रतिबिंब को इन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी केवल जो वस्तु हमें दी गई है उसको हम इन्वर्ट करके व्युत्क्रम करके देखना चाहते हैं, तब क्या कंडीशन हो सकती है। इस प्रकार से जो कर्ण वाली भुजा है, हाइपोटेनियस है, उसे आधार यानी नीचे रखा गया है और ये दोनों इक्वल आर्म्स ली गई हैं। तो सिंपली ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल होगा 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। इसके सामने जो वस्तु हमने कोई ली है वो ये रखी है AB। ये है हमारी कोई वस्तु, यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं एक दूसरे, दोनों सिरों से एक दूसरे के समांतर किरणें चल रही हैं और यहाँ पर आप देखें ये टकरा रही हैं इस प्रकार से। तो विरल से सघन की ओर जा रही हैं, तो विरल से सघन की ओर जाते हुए क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकती हुई ये यहाँ पहुँचती हैं। इस प्रकार से जब ये यहाँ इस सिरे पर टकराती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इनका, कि यहाँ ये 45 डिग्री पर यानी 42 डिग्री से बड़े कोण पर आपतित हो रही हैं और यहाँ पर भी सेम फिनोमिना हो रहा है 45 डिग्री पर जो क्रांति कोण से बड़ा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है प्रकाश किरणों का। ऐसे ही यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पर फिर ये प्रकाश किरणें जस्ट इन सिरों पर हम अभिलंब अगर डालें तो सघन से विरल की ओर जाते हुए ये किरणें अभिलंब से दूर हट करके गुजरती हैं। तो इस प्रकार से आप देखें जो ए सिरे से चली है, जो इसका शीर्ष हमने वस्तु का लिया है, वहां से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ आ रही हैं। इसका मतलब शीर्ष हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है A' और B'। तो इस वस्तु का जो सीधी रखी हुई थी उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनाई जा सकती है। तो ये था इसका तीसरा, वस्तु का उत्क्रम प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो इस प्रकार से कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और ये पूछ लिए जाते हैं सेपरेट। दोनों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं, किसी एक को भी पूछा जा सकता है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से प्रकाश किरणों के 90 डिग्री विक्षेपित करने का उपाय बताइए या
तरीका समझाइए और इसी तरह से 180 डिग्री विक्षेपित करने का तरीका समझाइए। ठीक है, तो ये था हमारा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो वो क्या है, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लेकर के चलें। वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन के ऊपर आधारित घटना है। किस तरीके से वर्क करता है वो हम यहाँ समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें जो सबसे इंटरनल पार्ट है वो सघन कांच का या कहें ऐसे मटेरियल का जिसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, वो कोई हाई क्वालिटी ग्लास या क्वार्ट्स हो सकता है, उसका बना हुआ ये पार्ट होता है और इसका अपवर्तनांक काफ़ी अधिक है, लगभग 1.7 होता है। और इस पार्ट को हम कहते हैं क्रोट, एंड दैट इज कॉल्ड कोर। ये इसका इंटरनल पार्ट है, सबसे आंतरिक हिस्सा है। इसके चारों तरफ कम अपवर्तनांक वाले दूसरे पारदर्शी पदार्थ की एक लेयर होती है। ये हम ले लें, इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है, 1.5। इसको हम कहते हैं अधिपट्टन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लैडिंग। एक वर्ड और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या आच्छाद, और इंग्लिश में कहते हैं क्लैडिंग। ये आंतरिक भाग से कम अपवर्तनांक वाला पदार्थ है और इस पूरे उसको सेफ करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए ये एक प्लास्टिक जैकेट में बंद रहता है, यानी इसके तरफ चारों तरफ एक प्लास्टिक आवरण होता है। ये केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, इसका और कोई खास उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है कि जो सबसे आंतरिक भाग है वो बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी काफ़ी उच्च अपवर्तनांक के पदार्थ का बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोट। और इसकी मोटाई लगभग बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴, और इतने माइक्रोन मीटर के आसपास होती है। तो 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास होती है, नॉट माइक्रोमीटर। तो 10⁻⁻⁴ मीटर, या कहें हम कह सकते हैं 100 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, बहुत नैरो है। जब किसी एक सिरे से प्रकाश यहां प्रवेश करता है तो ये यहां टकराता है क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, और इस कारण से प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां टकराती है फिर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, तो यही घटना लगातार होती रहती है, जिस कारण इसमें प्रकाश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो एक सिरे से प्रकाश प्रवेश करता है और इसके अंदर लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, और कितनी ही लंबी कोर ले ली जाए दूसरे सिरे से प्रकाश एज इट बाहर निकल जाता है। ये हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% लाइट का रिफ्लेक्शन होता, तो यहाँ किसी भी तरह के प्रकाश ऊर्जा का या प्रकाश का ह्रास नहीं होता, लॉस नहीं होता, और सीधे से हमारा लाइट सिग्नल लाइट के फॉर्म में ही इस प्रकाशिक तंतु से होकर के गुजर जाता। इससे पहले जितने भी हमारे पास माध्यम थे
उनमें सामान्य रूप से हम क्या करते थे कि हमारे पास होता था लाइट सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट सिग्नल को हम कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम दूसरे माध्यम के साथ, या तो वायर्स के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, तो और भी इसमें चेंजेस लाने पड़ते थे, तब हम इसको भेज देते थे दूसरी लंबी दूरी के लिए। फिर बाद में जब हमारे पास ये सिग्नल हमारे पास दूर सिरे पर पहुंचा, तो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या कन्वर्ट करना था, हमें लाइट सिग्नल कन्वर्ट करना होता था। तो जितनी बार भी हम किसी भी एनर्जी का कन्वर्जन करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वहाँ एनर्जी का लॉस होता था, सिग्नल का लॉस होता था। तो लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक से लाइट, तो हर बार लगातार सिग्नल वीक होता चला जाता था। तो इस कारण से हमारे सिग्नल की क्वालिटी पुअर होती थी। लेकिन यहाँ ये हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिसमें लाइट सिग्नल, प्रकाश सीधे प्रकाश के फॉर्म में, लाइट सिग्नल के फॉर्म में ही ट्रेवल कर सकता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की है कि यदि इसको मोड़ दिया जाए तो भी इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है इसको बैंड भी कर दिया जाए तो भी उसमें प्रकाश एज इट मूव करता रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, जो पुराना हमारा सिग्नल सिस्टम होता था, जो वायर के थ्रू लेकर के चलते थे, 2 वायर्स हम यूज़ करते थे। तो इन दोनों वायर्स के पेयर में, जो 2 वायर्स के पेयर बनाया गया है, उसमें एक सिग्नल ट्रेवल कर पाता था, जबकि हमारे एक ऑप्टिकल सिग्नल में लगभग 3000 सिग्नल साइमल्टेनियसली एक साथ मूव कर सकते हैं। तो ये भविष्य के लिए बहुत ज़बरदस्त किसी भी सिग्नल को कैरिंग पावर रखता है। दूसरा, एनर्जी लॉस नहीं करता, तो क्वालिटी इंक्रीज करता है। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस किए गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर को आदमी के मुंह के थ्रू हम पेट में डाल देते हैं, और उसके अमाशय में या उसकी आंत में होने वाले चीज़ों को देख सकते हैं, चूँकि इसके अंदर हम लाइट सिग्नल ट्रेवल कराते हैं और वो अंदर की इमेज स्क्रीन पर हमें दिखाई देती रहती है। तो बिना किसी ऑपरेट किए हम अंदर की चीज़ों का एक्यूरेसी से पता लगा सकते हैं, एंड देन आफ्टर डिसाइड किया जा सकता है कि उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, या ऑपरेट करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, क्या प्रॉब्लम है इंटरनल पार्ट में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंडोस्कोपी में। तो प्रकाशिक तंतु आधुनिक युग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे। एक तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टेलीफोनिक सिग्नल्स को ले जाने के लिए, हमारा केबल सिस्टम्स के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, और बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी एक अपना आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तैयार करिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई भी प्रॉब्लम आती तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। और अपना आप में ये जो ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया बहुत ही थिन वायर है, अपना आप में देख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर इसकी इंटरनल पार्ट, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी एक लेयरिंग की गई है। तो बहुत मोटा वायर नहीं होता। बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को मिला करके जब एक हम साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम प्रकाशिक नली भी कह देते हैं। तो नॉर्मली हम उसी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं। ऑप्टिकल फाइबर्स का एक गुच्छा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे वायर्स का एक साथ मिला करके यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रकाशिक नली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।